हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों के क्या हालचाल, कैसा चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। तो गाइस, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर ली थी एंड आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। गाइस, ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए ऐसा, बट मैंने इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया यूट्यूब पर और मैंने ये पाया कि मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर जो एनसीईआरटी में हम लोग जिस चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज हम लोग चल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, अभी जो रेजोनेंस नाम का टॉपिक आपके सामने आया है और जो दूसरी जगह पर पढ़ाया जा रहा है उसमें एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा ड्रॉबैक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं गलत पढ़ा रहे हैं, पढ़ा बिल्कुल सही रहे होंगे, वो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि जो रेजोनेंस अभी एक्सप्लेन किया जा रहा है इस पॉइंट पर वो टेक्निकली सही नहीं है। कारण ये है कि अभी आप लोगों ने सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ही पढ़े हैं। अभी आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल को सिर्फ लुईस के हिसाब से, सिर्फ लुईस अंकल के हिसाब से बनाना सीखा है, लेकिन जो रेजोनेंस का जो ऑथेंटिक मतलब होता है वो हम लोग कब सीख पाएंगे, जब हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे, जब हम लोग ऑर्बिटल्स किस प्रकार ओवरलैप करते हैं वो जानेंगे, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस को एग्जैक्ट तरीके से सीख पाएंगे। और शायद इसीलिए एनसीईआरटी ने या हमारे सीबीएसई कोर्स वर्क के हिसाब से रेजोनेंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसी साल क्लास 11th में फिर से बताया गया, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया। तो यहां पर रेजोनेंस का वो मतलब नहीं है जो बताया जा रहा है। यहां पर रेजोनेंस क्यों आया, रेजोनेंस किस वजह से इंट्रोड्यूस हुआ, यहां पर हमें वो चीज पर फोकस करना है। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों को मैं एज पर एनसीईआरटी पढ़ाने वाला हूं रेजोनेंस, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसी चैप्टर के अंदर, आई प्रॉमिस यू ऑल गाइस, इसी चैप्टर के अंदर जब मैं आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, जब मुझे लगेगा कि अब मेरे प्यारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग के बारे में सब समझ गए हैं, तब मैं आप लोगों को ऑथेंटिक रेजोनेंस किस तरीके से वर्क करता है वो भी जरूर बताऊंगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। तो रेजोनेंस का सबसे पहली बात मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स किसकी वजह से बनेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनेंगे। अब यही प्रॉब्लम मेरे सारे बच्चों के मन में आएगी, पाई बॉन्ड मतलब क्या और पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बिल्कुल सीधी सी बात ध्यान रखना कि जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल, एक एटम ए है और एक एटम बी है, इन दोनों एटम के बीच में ये जो पहला बॉन्ड बनता है, पहला कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। आई थिंक क्लास 10th में भी आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा बॉन्ड। यानी जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है, जो फर्स्ट FIRST, जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज योर सिग्मा बॉन्ड। और इसके बाद इन दोनों एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड बनेंगे
उसके बाद इन दोनों एटम्स में जितने बॉन्ड बनेंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड इज द सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इट इज द सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहां पर डीलोकलाइजेशन किसका करना है? इस पाई इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड का। ठीक है, तो इस बॉन्ड को क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। एंड व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स? ये वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच, इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ड्यू टू विच पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे डीलोकलाइज करता है, ये सब हम कब सीख पाएंगे? जब हम ऑर्बिटल्स को सीख पाएंगे। तो अभी सिर्फ हमने नॉलेज के लिए क्या सीखा कि सिग्मा बॉन्ड यानी फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड और ये जो सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो सेम एटम के बीच में जिनमें ऑलरेडी एक बॉन्ड है, उनके बीच में अगर सेकेंड बॉन्ड बन जाए तो वो क्या कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड। एंड व्हाट आर पाई इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बना। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से पाई बॉन्ड बना, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना जो कि पहला बॉन्ड है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पाई बॉन्ड बना जो कि सेकेंड बॉन्ड है। इनफैक्ट इन दोनों एटम्स के बीच में एक तीसरा बॉन्ड भी बन सकता है और इस तीसरे बॉन्ड को भी क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड, यानी कि थर्ड बॉन्ड। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी दो एटम के बीच में पहला कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा वो पहला कोवेलेंट बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। उस पहले के बाद जितने बॉन्ड बनेंगे या तो दो बनेंगे या तो तीन बनेंगे, तो उनको आप लोग हमेशा क्या नाम दोगे? पाई बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई? ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है। अब डीलोकलाइज करने के लिए मतलब अपनी पोजीशन से भागने के लिए, इधर से उधर उधर से इधर आने के लिए इसे एक तीसरे एटम की भी जरूरत होगी। तो अब यहां पर इस A से C भी जुड़ गया, तो यहां पर क्या होगा? कुछ देर के लिए आप लोगों को ऐसा नजर आएगा कि ये पाई बॉन्ड, अब अपन इसको ट्रिपल बॉन्ड को हटा देते हैं, इस ट्रिपल बॉन्ड का यहां पर कोई लेना देना नहीं है तो इसको हम यहां पर हटा देते हैं। तो कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि ये डबल बॉन्ड यानी ये पाई बॉन्ड AB के बीच में है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ये पाई बॉन्ड आपको, अच्छा ये जो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है इसे डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग एक बॉन्ड, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड is shown by a double headed arrow, is shown by a double headed arrow, double headed arrow से शो करेंगे। तो ये मैंने एरो शो करा। अब यहां पर आपको दिखेगा कि A और B के बीच में एक बॉन्ड है, A और C के बीच में एक बॉन्ड है, लेकिन अभी जो डबल बॉन्ड पहले आपको A B के बीच में दिख रहा था ये किसके बीच में आ गया है? A और C के बीच में। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस प्रोसेस को रेजोनेंस बोला जाता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, दैट इज सिंपल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। यानी दो एटम के बीच में अगर पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होने की ताकत रखता है। अब ये जरूरी नहीं कि हर जगह हो, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि डीलोकलाइजेशन हर जगह हो, ये कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही होता है और वो हम आगे चल के सीखेंगे। लेकिन क्या अभी आपको ये रेजोनेंस का मतलब समझ में आया? क्या आपको ये रेजोनेंस का मतलब समझ में आया? और ये सिर्फ किस में देखने को मिलता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ही देखने को मिलता है। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? क्या ये किसी भी तरीके से आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है? क्या है रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। जल्दी से इतना नोट करो, फिर इसको रब करके अपन NCERT की बात करते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रहा है। नोट इट डाउन। चलो लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब एक्चुअली सबसे पहला सवाल तो NCERT देखो कितने अच्छे तरीके से आपको बताती है। NCERT ने आपसे सबसे पहले यह बात करी कि रेजोनेंस आया क्यों, रेजोनेंस दिखाने की या रेजोनेंस बनाने की जरूरत क्या पड़ी, रेजोनेंस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो बच्चों,
ऐसा देखा गया कि जब कभी भी हम किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, समटाइम्स इट वाज फाउंड कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर थियोरेटिकली कुछ और होता है और जब आप एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो कुछ और होता है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। अगर मान लीजिए हमारे पास में ओजोन नाम का एक मॉलिक्यूल है, तो इस ओजोन नाम के मॉलिक्यूल को जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओगे तो आप यहां पर एक सेंटर में ऑक्सीजन लेंगे, एक ऑक्सीजन आप यहां लेंगे, एक ऑक्सीजन आप यहां लेंगे, यहां पर इन ऑक्सीजन के बीच में आप एक जगह तो डबल बॉन्ड बना देंगे, ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका एक ओजोन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन नंबर 1 था, ये आपका ऑक्सीजन नंबर 2 था, ये आपका ऑक्सीजन नंबर 3 था। और एक बात और देखो, यहां पर कोई फिक्सेशन नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने बोला, ये चलो पहले अपन इसकी बात करते हैं। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने यह देखा कि जब कभी भी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जब कभी भी ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, हम बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, होती है 128 पिकोमीटर्स। और जब कभी भी हम लोग ऑक्सीजन में कभी सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो उस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 141 पिकोमीटर। दिस वैल्यूज वाज जनरेटेड एक्सपेरिमेंटली। ये दोनों वैल्यूज कैसी आई? एक्सपेरिमेंटली। तो जब हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का बनाया तो भैया सीधी सी बात क्या नजर आई कि ऑक्सीजन 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? नो डाउट 128 पिकोमीटर्स, नो डाउट 128 पिकोमीटर्स। और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 141 पिकोमीटर्स। क्या ये बात मेरे लाडले बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब कि क्या हुआ, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट, अच्छा सॉरी, ये 121 पिकोमीटर्स होता है, 121 पिकोमीटर, सॉरी गाइस। हाँ, तो जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा तो पाया कि अगर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 141 होनी चाहिए, और जब डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात आप लोगों को? लेकिन जब रियलिटी में देखा गया, जब रियलिटी में पाया गया तो यह देखा गया दैट इन रियलिटी the ozone O3, the ozone molecule have all the bonds of equal length that is 128 पिकोमीटर्स। मतलब कि जब रियलिटी में देखा गया तो यह पाया गया कि ओजोन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है जो लुईस कंसेप्ट के हिसाब से हमने बनाया। रियलिटी में इन ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच की बॉन्ड लेंथ 141 नहीं होती, वो 128 पिकोमीटर्स होती है। सिमिलरली ऑक्सीजन 1 और 3 के बीच की बॉन्ड लेंथ 121 नहीं होती, वो कितनी होती है? वो भी 128 पिकोमीटर होती है। तो यहां पर लफड़ा ये आ गया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल जब आप बनाते हो तो वो सारी प्रॉपर्टी, एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी बता नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो ये पाया गया कि रियलिटी में ओजोन का मॉलिक्यूल के अंदर ना तो डबल बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड है। कारण, क्योंकि ना तो उसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है ना तो उसकी बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर है, वो इन दोनों के बीच की है, मतलब ओजोन के
हर ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो ना तो सिंगल होना चाहिए, ना तो डबल होना चाहिए, ना तो 141 होना चाहिए, ना तो 121 होना चाहिए, वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। कितना? 128 पिकोमीटर्स। क्या बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इतनी चीज मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई? जल्दी से इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो और नोट करके मुझे बताओ कि क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई। प्लीज हैव अ लुक गाइस, जल्दी से लुक, इसको एक बार देखो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अच्छी बात है। अब इसको मिटाकर अब मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं कि अब रेजोनेंस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता क्या है। तो हम यहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, रेजोनेंस की डेफिनेशन नहीं कंसेप्ट लिखेंगे, दैट अकॉर्डिंग टू, या ऐसा नहीं लिखना चाहिए, टू ओवरकम the difficulties of Lewis representation, resonance was introduced। रेजोनेंस को क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया। रेजोनेंस वॉज इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू विच अब हमें करना क्या होता है? अब हम रेजोनेंस के साथ खेले कैसे? तो रेजोनेंस कंसेप्ट ये बोलता है कि मैंने ये बात मानी कि ना तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ना तो इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो रियलिटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके पहले आप इस लुईस स्ट्रक्चर की देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है। इस लुईस स्ट्रक्चर की कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो आप उतने सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना लो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर जिसकी एनर्जी सेम हो। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मैं यहां पर वर्ड लिखता हूं, इसको मैं स्ट्रक्चर 1 बोलूंगा और इनको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू विच structures which have same energy, position of nucleus या position of atom भी बोल सकते हो, position of atoms, non bonding and bonding electrons, non-bonding and bonding electrons are taken as canonical form, of which the actual resonating structure is hybrid। अब ये पूरी इटालियन भाषा जो मैंने लिखी है इसको मैं आपको समझाता हूं। तो रेजोनेंस ने क्या बोला कि हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो रियल स्ट्रक्चर होता है ओजोन का वो लुईस स्ट्रक्चर जैसा नहीं दिखता। लुईस स्ट्रक्चर कहता है कि दो ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है और अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 141 होनी चाहिए, और दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ 121 होनी चाहिए। लेकिन जब हमने रियलिटी में देखा तो ओजोन के दोनों ऑक्सीजन्स के बीच में ना तो सिंगल बॉन्ड पाया ना तो डबल बॉन्ड पाया। क्यों? क्योंकि ना तो उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 141 थी ना 121 थी, वो इंटरमीडिएट थी 128 पिकोमीटर। तो ऐसी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि भैया आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो कि मैं रेजोनेंस के प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनाऊं, आई मीन मैं ओजोन के असली स्ट्रक्चर को बनाऊं, नकली नहीं बनाऊं। तो अब असली स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे? तो असली स्ट्रक्चर पता करने के लिए रेजोनेंस के कंसेप्ट को उतारा गया। रेजोनेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आप इस प्रकार देख लो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप ओजोन के कितने बना सकते हो। कितने बना सकते हो ये कैसे पता लगाएंगे?
आपको यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि पहली बात, उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बराबर हो, एटम की पोजीशन जैसी है वैसी ही रखना है, नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जैसे है वैसे ही रखना है। तो यहां पर मेरे पास में एक तरीका और है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एटम्स की पोजीशन नहीं बदली, जैसे एटम थे वैसे ही रखा। उसके बाद मैंने क्या करा, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां पर सिंगल बॉन्ड लगा दिया। मतलब अब एटम 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और 1 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। इसके पास 2 लोन पेयर, उसके पास में 1 लोन पेयर, इसके पास में डबल बॉन्ड वाले के पास में 2 लोन पेयर, और ये सिंगल बॉन्ड वाले के पास में मैंने 3 लोन पेयर बना दिए। तो यहां पर अब आप देख पा रहे हो, यहां पर अब आपको दिख रहा है ना, ये विच हटा देते, विच को थोड़ा इधर खसका देते, विच बिकम सैंडविच। हा सर मत डसो सर, बहुत गंदे जोक मारते हो। हाँ, तो ये देखो, अब आप यहां पर इन दोनों स्ट्रक्चर में ये सारी बातें पूरी हो गई। इन दोनों की एनर्जी सेम है। एनर्जी सेम कैसे? इसमें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एनर्जी सेम रहेगी। अगर बॉन्ड्स बराबर हैं एनर्जी बराबर रहेगी। फिर पोजीशन ऑफ एटम, भाई इसमें भी पोजीशन ऑफ एटम आप देखो दोनों में बिल्कुल सेम है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देख लो, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। यहां गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। तो यहां पर आप देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है, ये देखो। तो यहां पर ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के कैसे हो गए? कैनोनिकल फॉर्म हो गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। यानी वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिनके अंदर एनर्जी, पोजीशन ऑफ एटम, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सब कुछ बराबर हो, लेकिन फिर भी अलग अलग हो। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसमें 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें 1 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म। अब ये कैनोनिकल फॉर्म बनाए क्यों? ये इसलिए बनाए, ये कैनोनिकल फॉर्म हम लोगों ने इसलिए बनाए ताकि हम इन दोनों के बीच का असली जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जो इस दुनिया में है, जो आपको एक्सपेरिमेंट देखने पर पता चला, वो स्ट्रक्चर बना सके। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओजोन में ऑक्सीजन इस प्रकार होगा, दोनों के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड होगा, और ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? इस डॉट डॉट का मतलब क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब पहले डबल बॉन्ड इधर फिर इधर, या पहले डबल बॉन्ड इधर फिर इधर। तो पहले बॉन्ड इधर फिर इधर, इधर 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 इधर, यानी इधर 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 इधर, कुछ देर इधर कुछ देर इधर, कुछ देर इधर कुछ देर इधर। पहले 1 में इधर, 2 में इधर, 1 में इधर, 2 में इधर, 1 में इधर, 2 में इधर, ऐसा। तो ये डबल बॉन्ड आपको घूमता हुआ दिख रहा है। क्या सिखाया था? रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, पहले पाई बॉन्ड 1 और 3 में दिखा, फिर पाई बॉन्ड 1 और 2 में दिखा। तो पहले 1 2 में, फिर 2 3 में, सॉरी पहले 1 2 में, फिर 1 3 में, पहले 1 2 में, फिर 1 3 में। तो इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होता हुआ दिख रहा है। अब इस डीलोकलाइजेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड दिख रहा है, पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड टाइप दिख रहा है। इसीलिए ना तो इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल होने की वजह से 141 होगी, ना पूरी तरीके से डबल होने की वजह से 121 होगी। इसलिए ये इंटरमीडिएट आ गई 128 पिकोमीटर्स, ये भी इंटरमीडिएट आ गई 128 पिकोमीटर्स। एंड दिस इज द एक्चुअल, ये जो थर्ड स्ट्रक्चर बना, दिस इज द एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द एक्चुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, या इसको रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बोलते हैं, या इसको कैनोनिकल हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो 1 और 2 के बीच का है। क्या इसके अंदर कोई डाउट? सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ओवरऑल इसको रेजोनेंस बोला जाता है। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। एक लुईस स्ट्रक्चर को बनाकर, सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर को बनाकर हम एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पाते।
सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए हम लेकर आए रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस ये होता है, रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। रेजोनेंस करने के लिए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करना होता है? पहले आप जितने भी पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर हैं उन सबको बना लो, और उसको बनाने की कंडीशन क्या ध्यान रखो? सेम एनर्जी, पोजीशन ऑफ एटम, नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब सेम होना चाहिए। हमने बना लिए। इन स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? कैनोनिकल फॉर्म। और इन कैनोनिकल फॉर्म के बीच का इंटरमीडिएट, इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड, जो रियलिटी में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। असलियत में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, असलियत में सिर्फ ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो हमको इसकी वैल्यू मिली ना, इनकी थोड़ी मिली। ऐसा थोड़ी मिला कि एक सेकेंड रेजोनेंस, एक सेकेंड आपको 141 दिखा, फिर एक सेकेंड 121 दिखा, फिर एक सेकेंड 121 दिखा, फिर एक सेकेंड 141 मिला। ऐसा थोड़ी है, आपको लगातार 128 दिख रहा है एक्सपेरिमेंट में, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों तो सिर्फ क्या है? इमेजिनरी है। तो कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, मतलब लुईस स्ट्रक्चर भी इमेजिनरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रेजोनेंस का? जल्दी से इसको बनाओ, फिर एक एग्जांपल अपन और लेंगे। इसको जरा फटाफट लिखो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? क्या कोई परेशानी? अरे कोई मुश्किल, कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, ओ मुझसे कहो। चलो अब एक काम करते हैं अब एक बात और समझ लेते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दे आर ओनली इमेजिनरी। तो हम लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी। तीसरी बात क्या याद रखेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सोचो कि कुछ देर पहले रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म 1 में हो, फिर ओजोन कैनोनिकल फॉर्म 2 में आ जाए, फिर फॉर्म 1 में आ जाए, फिर फॉर्म 2 में आ जाए, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 1 फॉर्म 2। तो अब मैं आपको क्या दिख रहा हूं? दोनों के बीच में दिख रहा हूं, कुछ देर इधर, कुछ देर इधर, कुछ देर इधर, कुछ देर इधर। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कैनोनिकल फॉर्म हमेशा इमेजिनरी होता है। तो इसी वजह से एक बात और ध्यान रखेंगे, दैट अ मॉलिक्यूल नेवर स्टेज in one canonical form, in one canonical form for a fraction, for a fraction of time, यानी कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ समय के लिए, for a fraction of time, and then into another form। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ओजोन कुछ देर पहले कैनोनिकल फॉर्म 1 में रहे, फिर फॉर्म 2 में, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 1 फॉर्म 2, और इसलिए हम लोगों ने उसका एवरेज बना दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? मॉलिक्यूल एक्चुअली कैसा रहेगा? मॉलिक्यूल एक्चुअली लुक्स लाइक हाइब्रिड फॉर्म ओनली। यानी जो आपने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया है, एक्चुअली मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह ही दिखता है। एक्चुअली मॉलिक्यूल कैनोनिकल हाइब्रिड की तरह ही दिखता है। जो हमने नीचे ओजोन बनाया था स्ट्रक्चर नंबर 3, जिसमें एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, और फिर उनके बीच में डॉट 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 डॉट, यानी पार्शियल सा डबल बॉन्ड, डिफ्यूज्ड सा डबल बॉन्ड, वही रियलिटी है। बाकी सब फर्जी है, बाकी सब सोचा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अब एक बात समझो, ओजोन के कैनोनिकल फॉर्म में याद करो, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था तो उसकी बॉन्ड लेंथ 141, और दूसरे के अंदर डबल बॉन्ड था तो उसकी बॉन्ड लेंथ 121। तो बॉन्ड लेंथ में इतना डिफरेंस होने की वजह से, इतना डिफरेंस होने की वजह से इसको बुलाता है कि ये कम स्टेबल है, और अगर कम स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी है। तो हमेशा ध्यान रखना, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव हायर एनर्जी। कैनोनिकल फॉर्म्स
canonical form have higher energy as compared to hybrid structure, अब आप खुद ही समझ लो, मैंने माना कैनोनिकल फॉर्म रियलिटी में नहीं होता है, इमेजिनरी होता है, लेकिन फिर भी इमेजिनरी होने के बाद भी साइंटिस्ट ने उसकी एनर्जी पता करी कि पता तो करो साले की एनर्जी कितनी है। तो एक तरफ सिंगल बॉन्ड तो ये लंबा बॉन्ड, एक तरफ डबल बॉन्ड तो ये छोटा फॉर्म, तो इतना ज्यादा उटपटांग स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है मतलब स्टेबिलिटी कम है, तो वो कम स्टेबल दिखा तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। और अपना रेजोनेटिंग हाइब्रिड कितना बढ़िया है, इधर भी डबल, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी हल्का 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 पार्शियल बॉन्ड, इधर भी हल्का हल्का पार्शियल बॉन्ड, इधर की बॉन्ड लेंथ भी 128, इधर की बॉन्ड लेंथ भी 128, यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सिमेट्री है, बीच में ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन, बिल्कुल बराबर, सब कुछ बराबर, सब कुछ सिमेट्री में। तो जब सब कुछ सिमेट्री में होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है। तो नो डाउट आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की एनर्जी कम होगी कैनोनिकल फॉर्म के मुकाबले। क्या ये बात समझ में आ गई? तो रेजोनेंस का काम क्या हुआ? सो देयरफॉर रेजोनेंस कॉजेस स्टेबलाइजिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल। रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने का काम करता है बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी को डिक्रीज करके। भले ही कैनोनिकल इमेजिनरी है, लेकिन रेजोनेंस को हम कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होते हैं, या जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होते हैं, वो कैनोनिकल फॉर्म के मुकाबले एनर्जी कम होती है उनकी, मतलब वो खुद को स्टेबलाइज करते हैं। तो जो चीज स्टेबल दिख रही है वही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगी, इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, कैनोनिकल फॉर्म इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या ये आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए? क्या इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीके का कोई भी डाउट? पक्की बात? ठीक है, अच्छे तरीके से देख लिया, आगे बढ़े, इसको रब करें। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे लाडले बच्चों ने। चलो, तो क्या रेजोनेंस की बात समझ में आ रही है? देखो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर आपको यही दिया हुआ है, इसलिए मैंने यही समझाया है, क्योंकि स्कूल वगैरह में मैंने बहुत बार देखा है कि इस रेजोनेंस को उड़ा दिया जाता है फटाफट, डीलोकलाइजेशन बोल के और डबल बॉन्ड घुमा फिरा के। लेकिन अपन पहले समझे तो सही कि आया क्यों। तो ये क्यों आया मुझे सब बताओ, सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो मेरे लाडले बच्चे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन जिन के रेजोनेंस समझ में आ गया, वो सब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, मैं सबको हार्ट दूंगा अगर आपको ये समझ में आया कि रेजोनेंस आया क्यों। रेजोनेंस क्या है सर? पार्शियल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करना, कभी इधर कभी उधर। अभी अपन ने ओजोन 1 और ओजोन 2 में देखा भी, एक में पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में था, एक में पाई बॉन्ड 1 और 3 के बीच में था। डीलोकलाइजेशन हो गया, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। लेकिन आया क्यों? एनसीईआरटी ने पहले सिखाया कि आया क्यों। क्यों आया? क्योंकि जब हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो वो तो कुछ और ही कह रहा था कि एक सिंगल बॉन्ड है तो 141, एक डबल बॉन्ड है तो 121। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, जो रियलिटी में जो इस दुनिया में ओजोन है, जब हमने उसको पढ़ा तो वहां तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बराबर है 128 पिकोमीटर। तो रियलिटी क्या है? तो रियलिटी वही है जो एक्सपेरिमेंटल है। जो लुईस का थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर बना रहे वो तो नकली है। तो फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, उसे बताए कैसे? तो हमने क्या लाए? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या कहता है? रेजोनेंस कहता है कि आप पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन करो। लेकिन उसको करने का तरीका क्या है? आप पहले उस मॉलिक्यूल के जो इस दुनिया में असली में एग्जिस्ट करता है, जो हाइब्रिड फॉर्म है, उसके सारे कैनोनिकल फॉर्म्स बना लो। कैनोनिकल फॉर्म्स मतलब वो लुईस स्ट्रक्चर जिनकी एनर्जी सेम हो, एटम की पोजीशन सेम हो, बॉन्ड लेंथ अलग अलग हो चलेगा, लेकिन बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम हो। तो हमने ओजोन के 2 पाए तो वो दोनों बना दिए बस, और उसके बीच का हाइब्रिड बना दिया। ये हो गया आपका रेजोनेंस। अब अपन एक काम करते हैं, अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल ट्राई करने के लिए देता हूं। आप कार्बोनेट आयन का मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर बताओ। वीडियो पॉज करो, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन।
करो, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करो। इसके कितने रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगे, इसके कितने कैनोनिकल फॉर्म्स बनेंगे, सॉरी, फटाफट ड्रॉ करके बताओ, सोचो जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करो। किया, अरे बजने दे थड़क थड़क ढोल ताश, धड़क थड़क भंडारा, छिड़क छिड़क मल्हारी, खड़क तड़क भड़क साली, चटक मटक वटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लाउली। ये अपना दुश्मन है, इसकी फाट लाउली कर दो। अरे बजने दे, बाजीराव बन जाओ सब, बाजीराव। चीते की चाल, बास की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। अरे लाओ बाजीराव अपने अंदर, भगाओ दुश्मन को। करे सॉल्व, चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूं। सबसे पहली बात, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बन बीच में रहना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, इसलिए बीच में रहेगा। देन ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन यहां बनाऊंगा, एक ऑक्सीजन यहां बनाऊंगा, एक ऑक्सीजन यहां बनाऊंगा। ये अच्छा लुक देने के लिए आपने अगर ऐसा बनाया हो, अगर आपने ऐसा बनाया हो तो भी चलेगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने शेप तो पढ़ा ही नहीं है, शेप तो पढ़ा ही नहीं है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने हमें शेप बनाना तो सिखाया ही नहीं है, हमें बॉन्ड एंगल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, तो जो बना रहे हो ठीक बना रहे हो, कोई चिंता नहीं। अब क्या करें, लगाओ वाली टेक्निक अपनी। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 मैंने बना दिए। ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके इसने पाई बॉन्ड बना लिया। ये इधर एक बॉन्ड बन गया, ये इधर एक बॉन्ड बन गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसका ऑक्टेट बना दो, 1 2 3 4 7 8। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर डाई नेगेटिव है, तो देखो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन सेटिस्फाइड है, लेकिन ये ऑक्सीजन कुछ अजीबोगरीब दिख रहा है, तो यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। ये बन गया आपका कार्बोनेट आयन। कितने बच्चों ने ये सही बनाया था? आप यहां पर मेरी वो टी वी एस और यू वाली टेक्निक भी लगा सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन 8 8 8 8, 8 0 28 4 32। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 4 कार्बन में और 6 ऑक्सीजन में, 6 3 18, 18 और 6 24 और -2, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, तो 8 6 1 6 6 2 12 6 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 24। शेयर्ड कितने होंगे, माइनस कर दो 8, तो 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाए क्या मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाए। अनशेयर्ड कितने हो गए, 24 में से 8 गए तो बचे 16। क्या 16 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16, एग्जैक्टली सही स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। क्या बात समझ में आ गई? अगर आपको ये नहीं आता तो मैंने हाउ टू रिप्रेजेंट लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर एक वीडियो बनाया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अब एक बात बताओ, इसके और कितने पैटर्न हो सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। जब तक दिमाग खुद से नहीं लगाओगे कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा। अपने अंदर के बाजीराव को जगाओ, तभी मस्तानी बाई मिलेगी। हाँ अब तो लगाएंगे सर, अब तो जोर लगा देंगे। भैया क्या बोला था, एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी सेम होने का मतलब है बॉन्ड जितने हैं उतने रहने चाहिए, मतलब 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड रखना है। एटम्स की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो चलो मैं फटाफट से पहले एटम की पोजीशन सेम कर देता हूं, और बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बराबर होने चाहिए। तो क्या अब अगली बार ऐसा नहीं हो सकता कि यहां डबल बॉन्ड आ जाए और यहां सिंगल बॉन्ड आ जाए, यहां एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, यहां एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक ये फॉर्म बन गया। देखो तो यार, अच्छा रेजोनेंस को डबल हेडेड एरो से दिखाया जाता है। अच्छा, एक रेजोनेंस डबल हेडेड एरो से मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं बेटा, जिस कॉल डबल हेडेड एरो, जिसके दोनों तरफ हेड हो। तो एक ऐसा भी तो हो सकता है यार, मेरे हिसाब से एक डबल बॉन्ड यहां लगाना बनता है गुरु। बोलो भाई, एक में डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, एक में इन दोनों के बीच में, एक में इन दोनों के बीच में, सबको बराबर का मौका मिला।
1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं। आप देखा आपने यहां पर इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है? जी हाँ, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। देखो पहले डबल बॉन्ड इस 1 और कार्बन के बीच में था, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अब डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया? इधर शिफ्ट हो गया। देखो अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहां आ गया, यानी अब डबल बॉन्ड सेकेंड ऑक्सीजन और इसके बीच में आ गया। और अब तीसरे केस में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, देखो यहां आ गया तीसरे कैनोनिकल फॉर्म में, तीसरे ऑक्सीजन के बीच में आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को? तो ये हो गया आपका रेजोनेंस। तो ये तीनों के रेजोनेंस होगा। अब इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों के बीच में यू विल ड्रॉ सिंगल बॉन्ड और डॉट 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 डॉट। बस ये बन गया इसका रेजोनेटिंग फॉर्म। अबे कितना इजी है बे, अबे कितना इजी है तू, अबे कितना नीचे गिरेगा लेवल तेरा, इतना इजी। अब मेरे बच्चे फोड़ दिए इसको, दुश्मन की देख जो फाट लाउली। अब रेजोनेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? क्वेश्चन की देखो तो फाट लाउली। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात मेरे लाडले बच्चों, बोलो कोई समस्या हो तो। ठीक है, चलिए तो गाइज यहां पर अपना रेजोनेंस खत्म होता है। एनसीईआरटी के अंदर CO2 का भी क्वेश्चन है। CO2 मैं आपको उसके बारे में बात बता देता हूं। चलो इसको नोट करो, नोट करो, इसको नोट करो, नोट करो बाबा, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। जल्दी लिखने का रे बाबा, मेरे को रिस्क लेना ही नहीं है बाबा। चलो तो जरा ऑक्सीजन क्या बोल रहा हूं, मैं भी पागल हो गया हूं बोल बोल के। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम लोग। तो CO2 तो जब हमने CO2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया होगा, जब आप छोटे थे, इस चैप्टर में जब आप नए नए आए थे, तब आप छोटे छोटे बच्चे थे, लाडले थे ना मेरे छोटे छोटे, तो आपने CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था। भाई जब कभी भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, जब कभी भी कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ देखी जाती है 120 पिकोमीटर्स, 120 पिकोमीटर्स। लेकिन जब रियलिटी देखी गई तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो भी बॉन्ड लेंथ हुई होगी वो एक्चुअली देखी गई 115 पिकोमीटर्स, 115 पिकोमीटर्स। और जब कभी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा गया तो उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 110 पिकोमीटर्स। मतलब ना तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ना तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर इन दोनों के बीच का बॉन्ड है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो अब ये आप लोग सब होमवर्क करेंगे। दिस इज द होमवर्क विच आई विल गिव यू टुडे, कि कार्बन डाइऑक्साइड का हाइब्रिड फॉर्म बनाकर बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड के सारे कैनोनिकल फॉर्म्स बनाओ और मुझे बताओ कि उसका कैनोनिकल फॉर्म कैसे बनेगा। अगर आपको आ गया तो ठीक है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर मैं देख लेता हूं, प्रॉब्लम 4.4, प्रॉब्लम 4.4 आपको मिल जाएगी। आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगर नहीं आएगा तो अगले वीडियो में मैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ग्रेविटी सर्कल को शेयर करो और अगली क्लास में आई विल वेट फॉर यू गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।